Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12th और हम क्लास 10th के चैप्टर 3 के पार्ट 3 पर आ चुके हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसमें हमने दो पार्ट्स कवर अप कर चुके हैं और उन पार्ट्स में हमने देखा था कि क्या क्या स्थितियां उस टाइम पर, जो हम बात करें विश्व अर्थव्यवस्था की, वर्ल्ड इकोनॉमी की, जो चली हुई थी। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था इंडेंचर्ड लेबर के बारे में, कि किस तरह से लेबर होती थी उसको ले जाया जाता था कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर दूसरे देशों में और वहां पर काम कराया जाता था। तो धीरे धीरे कुछ इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, लोग इधर माइग्रेशन हो रहा था, लोग माइग्रेट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर। तो यही सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड चेक द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी आर स्टार्टिंग पार्ट 3 विद द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रोड, कि जो भारत के एंटरप्रेन्योर थे वो अब्रोड गए और उन्होंने फिर किस तरह से काम किया। सो ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। अब जैसे कि फूड है या क्रॉप्स है जो वर्ल्ड मार्केट में आ रही हैं, तो उसके लिए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, पूंजी की जरूरत पड़ेगी ना। उसके बाद अब लार्ज प्लांटेशन तो जो है वो बैंक से बोरो कर लेते थे, कि जो लार्ज प्लांटेशन वाले लोग थे, बागानों वाले लोग थे, वो क्या करते थे, बैंक से लोन ले लेते थे और अपना इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अगर हम बात करें अबाउट द हम्बल पीजेंट्स, कि अगर आपके जो छोटे मोटे किसान की अगर हम बात करें तो वो किससे आपका जो है कर्ज लेंगे, उनको कौन कर्ज देगा और किस बेसिस पर वो कर्ज लेंगे। तो यहाँ से शुरू होता है कि अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम भी आना स्टार्ट हो जाएगा, इंडियन बैंकर्स जो है मार्केट में एंटर करेंगे। एंटर द इंडियन बैंकर, और तब होती है भारत के जो बैंकर्स हैं भारतीय, उनकी शुरुआत। डू यू नो द शिकारपुरी श्रॉफ्स, उसमें नाम आता है शिकारपुरी श्रॉफ्स का और नाम आता है नट्टू कोट्टाई चेट्टियर्स का। ये जो है दो थे आपके जो लोगों को कर्ज भी देते थे। किस तरह से देते थे वो देखिए। देवर अमंग्स द मैनी ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ बैंकर्स थे और ट्रेडर्स थे जो फाइनेंस करते थे एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर। कहाँ कहाँ पर करते थे, साउथ ईस्ट एशिया में और आपका सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये लोग जो है फाइनेंस करते थे, जो आपका कृषि से रिलेटेड आयात था उन सब चीजों को। यूजिंग आइदर देयर ओन फंड्स, या तो उसमें वो अपने फंड्स जो उनका उनका खुद का पर्सनल जो फंड है वो यूज करते थे, उससे वो देते थे, या फिर वो बोरो करते थे यूरोपियन बैंक से और उनको आराम से मिल जाता था बिकॉज दे वर रिच। सो they had a sophisticated system to transfer money over large distance। तो उनके पास एक पूरी व्यवस्थित जो है सिस्टम था, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन था इस चीज को चलाने के लिए, एक पूरी व्यवस्था थी उनके पास और इससे वो लार्ज डिस्टेंस पर भी जो है मनी दे देते थे। एंड इवन डेवलप्ड इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने अपने तरीके से भी इस जो है ये व्यवस्था जो है, इसका संगठन जो है, इस तरह से इन्होंने अपना बनाया हुआ था। तो इसका क्या मतलब है, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि अब जो है स्टार्ट हो गया था इंडियन बैंकर्स का आना, कि इंडियन बैंकर्स जो है वो लोन देते थे। किसको देते थे, वो किसानों को भी लोन देते थे। और क्योंकि किसानों को लोन जनरली मिलता नहीं था, बिकॉज वो किस चीज पे, किस बेसिस पर उनको लोन मिलेगा, तो यहाँ से शुरुआत होती है इंडियन बैंकर्स की। Indian traders and money lenders also followed European colonizers into Africa। और अब जो है इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब जो जैसे यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे अफ्रीका में, तो अब इंडियन ट्रेडर्स और जो मनी लेंडर्स थे वो भी अफ्रीका जा पहुंचे। उसमें कौन कौन थे आपके, हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स, उसमें जो जनरली नाम आता है हैदराबाद के जो सिंधी ट्रेडर्स थे वो पहुंच गए अफ्रीका और उन्होंने वहां जाकर क्या किया, दे वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज, कुछ तो इससे भी उनसे भी आगे निकल गए। कैसे, फ्रॉम 1860s दे एस्टैब्लिश्ड फ्लोरिशिंग एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स। अब उन्होंने देखा बंदरगाहों को, पोर्ट्स को, और उन्होंने वहां पर बड़े बड़े एम्पोरियम्स बना दिए। और उससे क्या होता था, वो जो लोग आते थे, टूरिस्ट जो लोग आते थे वहां पर आते थे, सामान खरीदते थे और वो क्या करते थे वहां पर, सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेड क्यूरियस टू टूरिस्ट, वो बेचते थे। whose numbers were beginning to swell। और ये क्या हो रहा था, अब जो है इन्होंने अपने एम्पोरियम्स जो है पोर्ट्स पर बना दिए हैं
और क्योंकि उस टाइम पर हमने बात की थी कि अब जो वेसल्स थे, मतलब कि जो जलपोत वहां पर थे, जिसके थ्रू टूरिस्ट वहां पर आते थे, वो बड़े एडवांस हो चुके थे, कंफर्टेबल थे, सेफ थे। तो लोग वहां पर आते जाते थे। तो इससे क्या हो रहा था, टूरिस्ट ज्यादा है तो जो सामान है वो भी ज्यादा सेल होता था। तो इसलिए इन लोगों को यहाँ से क्या हो रहा था, बेनिफिट हो रहा था। तो ये जो है, ये बताने के लिए है कि भारत के लोग भी अब धीरे धीरे जो है इस तरफ बढ़ने लगे थे, मनी लैंडिंग के लिए या बड़े बड़े एम्पोरियम बनाने के लिए। तो उन्होंने भी इंटरनेशनली जो है, इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को झोंक दिया था, ना कि सिर्फ इसलिए कि वो पीजेंट्स है या वो है, बल्कि जो कुछ रिच लोग थे इंडिया के, जो आपके बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, वो लोग जो है इंटरनेशनल मार्केट में उतर चुके थे। अब वो कुछ बैंकिंग के थ्रू उतरे हो या ट्रेडिंग के लिए उतरे हो, वो सब अब शुरू हो गया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। आपकी भारत की जो ट्रेड है, आपका जो कॉलोनियलिज्म की हम बात करते हैं, उपनिवेशवाद की, और आपका जो वैश्विक व्यवस्था है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या था। इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम, इन सब चीजों को हम एक साथ कैसे देखेंगे। अब देखो, हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो फाइन कॉटन्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब क्या होता था, अगर हम पहले की बात करें तो कॉटन जो है इंडिया में बना और वो जाता था ब्रिटेन। नॉर्मल अगर हम बात करें तो ये चला गया, कॉटन जो है इंडिया में बना और इंडिया से चला गया ब्रिटेन, ठीक है, यहां से चला गया। बट कुछ टाइम बाद जाकर क्या हुआ, ब्रिटेन वालों ने खुद कॉटन बनाना जो है, कपास की खेती जो है शुरू कर दी। अब जब वो खुद कॉटन बना रहे हैं, खुद वहां पर कपास की खेती होनी शुरू हो गई, तो अब इंडिया से मंगाना कम हो गया, अब ये जो है डिक्रीज हो गया और यहाँ पर जो है इंक्रीज हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर नुकसान होना शुरू हो गया, यहाँ पर जो है नुकसान होना शुरू हो गया, और ये लोग जो है अपने ही जो बनाते थे वही ये लोगों ने करना शुरू कर दिया। इन लोगों को अब जो है इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेट्स सी, विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे ही वहां पर औद्योगिकरण की हम बात करते हैं, ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगेन टू एक्सपेंड एंड इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रेस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट्स। उन्होंने कहा कि भैया कॉटन को जो है, इनको कॉटन का जो इंपोर्ट है जो आप बाहर से मंगाते हो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो, उसको बंद कर दो, और लोकल इंडस्ट्रीज की को आप बचाओ। जो आपकी ब्रिटेन की लोकल इंडस्ट्रीज है जो इस चीज में लगी हुई है उसको प्रोटेक्ट करो, और जो इंपोर्ट हो रहा है कॉटन का उस पर बैन लगा दो या उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो। तो उसके लिए क्या लगाया गया, टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ऑन कॉटन इंपोर्ट्स इनटू ब्रिटेन, और जो भी इंपोर्ट होकर कॉटन ब्रिटेन में आएगा उस पर टैरिफ्स लगा दिए गए, सीमा शुल्क लगा दिए गए। ठीक है, कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहा है तो उसको सीमा शुल्क देकर आना पड़ेगा। तो इसलिए अगर किसी को वहां पर देना है तो सीमा शुल्क जो है भरना पड़ेगा। इससे फिर क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंटली द इनफ्लो ऑफ द फाइन इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन, और इससे जो है इंडियन जो कॉटन का जो, अब हम बात करें इंडियन कॉटन के बारे में, तो वो जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इंडियन कॉटन का जो मैन्युफैक्चर है या जो इनफ्लो है वो जो है डिक्लाइन हो गया। ठीक है, जैसे ही ब्रिटेन ने अपना मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, सीमा शुल्क लगाना शुरू हो गया, तो जो आपका जो फाइन इंडियन कॉटन का जो इनफ्लो था आपका, वो जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया। From the early 19th century, British manufacturers also began to seek overseas markets for their cloth, और फिर उन्होंने जो है इंटरनेशनली आसपास देखना शुरू किया कि कहाँ कहाँ पर वो अपने जो है क्लॉथ को जो है बेच सकते हैं। तो उन्होंने मार्केट ढूंढने शुरू कर दिए। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट्स बाय टैरिफ बैरियर्स, अब टैरिफ बैरियर्स लगे थे, सीमा शुल्क लग गया था। और अब पहले तो क्या होता था, जितना भी कॉटन अब जो है बन रहा है, जो भी अब आपका प्रोड्यूस होता था, यहाँ पर चला गया ब्रिटेन, अब वो जा नहीं रहा है। तो अब क्या होगा, अब इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए एक और नई मुसीबत आ गई, अब उसको इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट का कंपटीशन आ गया, अब इंटरनेशनल मार्केट कंपटीशन में जाएगा। पहले तो क्या था, डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन अब उसको एक कंपटीशन आ गया, क्योंकि हर किसी में होड़ लगी हुई थी अपना अपना बढ़ाने की। तो अब जो ज्यादा अच्छा होगा या सस्ता होगा वो ही आपका आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो नहीं बढ़ पाएगा। तो अब
Indian textiles now faced competition in other international markets. अब ब्रिटेन के अलावा भी उसको और इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन देना था. इफ वी लुक एट द फिगर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, और अगर हम बात करें इंडियन एक्सपोर्ट्स की, तो वी सी अ स्टडी डिक्लाइन ऑफ द शेयर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल्स, जैसे कि 30% अराउंड 1800 टू 15% बाई 1815, कि 15 साल के अंदर अंदर पहले 30% अगर हम बात करें शेयर था, तो 30% आपका हुआ ये 1800 में, उसके बाद 15% ही रह गया 1815 में. एंड उसके बाद बाय 1870s, और अगर हम 870 के दशक की बात करें, 70 के दशक की उस टाइम पर, तो 1870 तक ये ड्रॉप होकर सिर्फ 3% रह गया. तो देखो क्या हालत, किस तरह से डिक्लाइन हो रहा था. तो इसलिए जो है बुरी हालत हो गई थी इंडियन टेक्सटाइल्स की. उससे फिर क्या हुआ, व्हाट देन डिड इंडिया एक्सपोर्ट. अब वो क्या एक्सपोर्ट करेगा. द फिगर्स अगेन टेल अ ड्रामेटिक स्टोरी. While exports of manufacture declined rapidly, अब जो है जो कॉटन मैन्युफैक्चर का जो है एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हो गया, लेकिन अब उसका रॉ मटेरियल तो भारत से ही जाएगा. तो जो कच्चा माल है वो जो है उसका जो है जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया. रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया. आपकी काफी तरह के गुड्स होते हैं ना, तो जो बेसिकली आपके कौन कौन से गुड होते हैं, तो रॉ मटेरियल गुड होते हैं, एक वर्क इन प्रोसेस होते हैं, और तीसरे आपके फिनिश्ड गुड होते हैं जो आपके पूरे बन जाते हैं, फिनिश्ड गुड होते हैं. वर्क इन प्रोसेस को हम सेमी फिनिश्ड भी बोलते हैं, सेमी फिनिश्ड. तो अब क्या करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटेन वालों ने. रॉ मटेरियल जो है वो जाएगा इंडिया से, रॉ मटेरियल जाएगा इंडिया से, और मैन्युफैक्चर करेंगे. अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, रॉ मटेरियल लिया, कच्चा माल, कॉटन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल ले लिया इंडिया से, और किस रेट पर ले लिया, कम रेट पर ले लिया, कम रेट पर, ठीक है. उसके बाद इंडिया से चला गया ये कहाँ, ब्रिटेन. ब्रिटेन चला गया. ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने जो है अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना दिए, उसके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना लिए. अब वो मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्युफैक्चर होकर वो वापस आता है इंडिया, वापस आता है इंडिया, और किस रेट पर, ज्यादा रेट पर. भारत की ही चीज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भारत को ही बेच दिया, कम रेट में भारत से ही खरीदा, और फिर ज्यादा रेट में वो भारत को ही बेच दिया. तो किसका फायदा हो रहा है, ब्रिटेन का फायदा हो रहा है, और नुकसान किसका हो रहा है, यहाँ पे नुकसान हो रहा है इंडिया का. तो इस तरह की जो है पॉलिसीज वहां पर जो है चलना शुरू हो गई. While exports of the manufacturers declined rapidly, export of raw material increased equally fast. और वो जो है इतनी ही तेजी से जो है रॉ मटेरियल का जो आपका जो एक्सपोर्ट हो रहा था वहां पर, वो जो है ज्यादा शुरू हो गया. Between 1812 एंड 1871, 1812 और 1871 के बीच की अगर हम बात करें इनके मध्य की, तो जो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट है वो 5% 812 में था, 5% 812 में था, और 871 तक वो हो गया 35%. Now you can see इंडिगो, और उसके बाद इंडिगो का, तो अब भारत से क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, मैन्युफैक्चर गुड्स जो है वो बंद हो गया, मैन्युफैक्चर गुड्स जो है वो डिक्लाइन हो गया. अब भारत से एक चीज क्या जा रही है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल भारत से जा रहा है. दूसरी चीज इंडिगो, जिसको नील बोलते हैं, ये क्या करने के काम आता था, कपड़ों को डाई करने के काम आता था. इंडिगो प्लांटर जो आपके वर्कर्स होते थे उसका आपने सुना भी होगा. आगे मॉडर्न हिस्ट्री जब हम आगे पढ़ेंगे और अच्छे से, तब इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को जब हम पढ़ेंगे तब उस चीज को और अच्छे से देखेंगे. तो जो है अब क्या क्या जा रहा है, रॉ मटेरियल जा रहा है, इंडिगो जो है वो भी भारत से ही जा रहा है. उसके बाद लास्ट ईयर हमने पढ़ा था 9th में, क्या पढ़ा था हमने, ओपियम के बारे में. ओपियम जो जाता था, अब अफीम की खेती क्या होती थी, अब ओपियम की अपनी एक हिस्ट्री हमने पढ़ी थी कि ओपियम जो है ब्रिटेन क्या करता था. ब्रिटेन का खेल देखो, अपने देश में तो उसने कुछ नहीं करना था, ब्रिटेन ओपियम इंडिया में उगवाता था.
इंडिया में उगवाता था और उसको देता कहाँ था, अब यहाँ पर तो उग गई, ठीक है, यहाँ से जो है एक्सपोर्ट होगा कहाँ, चाइना। चाइना को अफीम दे दी और चाइना से वापस क्या ले रहा है, उसी पैसों में भारत से लेकर चाइना को देकर पैसा कमाकर चाइना से ले ली चाय, ठीक है। तो अब फायदा किसका हो रहा है, ब्रिटेन का। इसी को बोलते हैं कि एक कंट्री जो है अपने नुकसान को झेलने के लिए दूसरी कंट्री को लेकर और इस कंट्री के फायदा जो है अपने आप को दे दिया, इसने अपने आप को इसने फायदा दे दिया। तो इस तरह का जो है ब्रिटेन का जो है पॉलिसीज चलती रहती थी। ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट इट टू चाइना, ठीक है, भारत में जो है उसको उगवाया और चाइना को जो है दे दिया। विद द मनी अर्न थ्रू दिस सेल, और जितने भी पैसे उसने इससे कमाए बदले में क्या ले लिया, चाय ले लिया और जो भी इंपोर्ट है वो कर रही है चाइना से। ओवर द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी में क्या क्या किया, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स फ्लड द इंडियन मार्केट। अब वही जो मैंने आपको बताया कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर गुड्स की बाढ़ आ गई अब। और कहाँ के गुड्स है ये, ब्रिटेन से आए हैं, जो भारत के ही कच्चे माल से बनकर आए हैं। फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज्ड, अब जो है इनका इंक्रीज होना शुरू हो गया। बट द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ये मैंने आपको भी बताया है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जब भारत से कुछ ले रहा है तो वो कम दाम पे ले रहा है, उसकी कम दाम है, कम दाम है। और जब ये भारत को दे रहा है, जब ये भारत को मैन्युफैक्चर दे रहा है तो ज्यादा दाम है। तो फायदा किसका हो रहा है, इसका हो रहा है। तो जो वैल्यू थी ब्रिटेन टू इंडिया दैट वाज हायर देन इंडिया टू ब्रिटेन। ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस, अब इसको क्या है, व्यापार अधिशेष इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब इसको मिल गया ट्रेड सरप्लस। ब्रिटेन यूज्ड दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट्स विद अदर कंट्रीज। अब जैसे कि उसको कहीं और डेफिसिट हो रहा है तो वो यहाँ का जो सरप्लस कमा रहा है इंडिया के साथ, अपना जो सरप्लस है वो उसको डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए भारत के सरप्लस की जो है हेल्प से अपने डेफिसिट पूरे कर रहा है, अपने सारे जो है डेफिसिट पूरे कर रहा है। दैट इज, इसका क्या मतलब है, विद कंट्रीज फ्रॉम विच ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग मोर देन इट वाज सेलिंग टू, ठीक है, जहां से वो इंपोर्ट करता है उससे ज्यादा वहां पर बेच देता है। दिस इज हाउ अ मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम वर्क्स, और ऐसे ही जो है आपका बहुपक्षीय बंदोबस्त जो है वो चलता है। कैसे, इट अलाउज वन कंट्री डेफिसिट विद अनदर कंट्री टू बी सेटल्ड, कि पहली कंट्री का डेफिसिट दूसरी कंट्री के साथ अगर सेटल करना है तो तीसरी कंट्री से फायदा कमा लो और उस डेफिसिट को पूरा कर लो, ठीक है। सो बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस deficits, India played a crucial role in late 19th century world economy। और इस तरह से जो भारत है, अब भारत ही वो कंट्री बना हुआ है जो ब्रिटेन के ट्रेड डेफिसिट में उसकी हेल्प कर रहा है। इसीलिए अगर हम लेट 19th सेंचुरी की बात करते हैं, लेट 19th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का एक बहुत अहम रोल रहा है विश्व अर्थव्यवस्था के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम उस नजर से देखते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का जो है क्रूशियल रोल रहा है। Britain's trade surplus in India also helped pay the so-called home charges। अब उससे क्या है, उसके जो सरप्लस इन इंडिया उससे किस किस चीज में हेल्प होती थी, जैसे अपना जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है उनके प्राइवेट रेमिटेंसेस के लिए, ट्रेडर्स के लिए, उसके बाद जो इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट है उसके इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, और जो आपके ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया में जो पेंशन जिनको देनी होती थी उन सब चीजों के लिए भी जो है इसी ट्रेड सरप्लस का यूज किया जाता था। अब इस मैप के थ्रू आपको दिखेगा ट्रेड रूट्स दैट लिंक्ड इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैसे, लेट्स सी, ये आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ से गोवा से यहाँ पर, फिर ये मोजाम्बिक तक, ठीक है, ये मोम्बासा तक, उसके बाद फिर ये सूरत से मस्कट आपके थ्रू दिख रहा है, फिर ये गोवा से इंडियन ओशन के थ्रू यहाँ तक, फिर ये बैंटम तक, इस तरह से फिर यहाँ से आए हुगली से आप यहाँ आए मलाका, और फिर यहाँ से कैंटन तक। तो इस मैप के थ्रू आपको दिख रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया का जो ट्रेड रूट्स थे
वो किस तरह लिंक थे, कुछ सी रूट थे, कुछ लैंड रूट थे। तो जहां जहां आपको ये सब दिखेगा, ये ब्लू ब्लू, ये आपका सी रूट है, सी रूट है, और ये आपके लैंड रूट है। ओके, ये आपके लैंड रूट है जो पिंक आपको दिख रहा है। तो इस तरह से जो है इंडिया जो है कनेक्ट था, पूरे जो आसपास के देश दुनिया से जो है कनेक्टेड था ट्रेड के थ्रू। तो ट्रेड उस टाइम पर काफी ज्यादा होती थी। द इंटर वॉर इकोनॉमी, अब अगर हम बात करें इंटर वॉर इकोनॉमी की, तो इस बात का क्या मतलब है इंटर वॉर इकोनॉमी का। जब हम देखते हैं इंटर वॉर इकोनॉमी, मतलब कि आपके युद्ध के जो बीच की जो इकोनॉमी आती है, ठीक है, महायुद्धों के बीच की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो महायुद्ध आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ हम बात करेंगे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक, ठीक है, 4 साल लगे थे इसको खत्म होने में। वॉज मेनली फाउट इन यूरोप, ये ज्यादा आपका जो है यूरोप में लड़ा गया। और इसमें थे कौन कौन, और लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इसमें एक साइड आपके ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, आपके ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, बाद में यूएस ने भी ज्वाइन किया था। और दूसरी तरफ आपके 9th में तो हमने पूरा ही डीपली पढ़ा है इसको, आप जा सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार 9th का आप जाकर पढ़ सकते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की, ये एक तरफ थे, ये एक तरफ थे। सो अब हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो ये जो है यूरोप में लड़ा गया, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो वर्ल्ड वाइड था, इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड था, पूरे ही विश्व में जो है इसका इम्पैक्ट जो है देखने को मिलता है। वो इकोनॉमी के थ्रू ले लीजिए, पॉलिटिकली ले लीजिए, सोसाइटी के लिए ले लीजिए, हर चीज में। Notably for our concerns in this chapter, it plunged the first half of the 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome. कि इस वॉर ने, इस प्रथम जो आपका विश्व युद्ध था, इसने जो है पहले जो, अगर हम 20th सेंचुरी जिसमें आपके 90s की अगर हम बात करते हैं, उस सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है उसको जो है बिल्कुल गर्त में धकेल दिया था, एक ऐसे क्राइसिस में धकेल दिया था इस युद्ध ने, जिसको 3 दशक लगे ओवरकम होने में, ठीक है। 3 दशक तक जाकर इसका जो इफेक्ट है वो कम होता गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अनदर कैटास्ट्रोफिक वॉर। तो इससे क्या मिला, इससे पूरे ही विश्व को मिली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी, और एक और विनाशकारी युद्ध मिला, और कुछ नहीं मिला। तो किस तरह से जो है कुछ लोगों की पावर्स बिल्कुल चली गई, कुछ लोग नए नए पावर्स में आ गए, वो अब पढ़ लेते हैं। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम बात करें युद्ध के जो समय के जो रूपांतरण थे वो किस तरह से हो रहे थे, तो किस तरह से रूपांतरण हो रहे थे वो देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि किस किस के मध्य ये जो है युद्ध जो है लड़ा गया। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और लेटर जॉइंड बाय यूएस एक साइड थे, और आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन तुर्की एक साइड थे। इसको कहा जाता था मित्र राष्ट्र, ठीक है। और ये आपकी सेंट्रल पावर्स थी, एलाइज पावर, एक्सिस पावर, इनका जो है इनका युद्ध होता है। क्या क्या बोलते हैं, एलाइज पावर, एक्सिस पावर। तो इन वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है, इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर इनकी बात हो रही है तो किस किस देश की बात हो रही है। तो ये चीज आपको तभी समझ आएंगी जब आप कंटिन्यूटी में वीडियोस को देखेंगे। When the war began, अगस्त 1914 में जो है वॉर शुरू हो गया। तो उस टाइम पर काफी सारी गवर्नमेंट्स को लगा कि ये जो है क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, कि अगस्त से ये जो है अगस्त 1914 टू दिसंबर 1914 तक जो है ये खत्म हो जाएगा। लोगों को यही लग रहा था, बट इसको पूरे 4 साल लगे खत्म होने में। ये जाकर खत्म होता है 1918 में, ओके। और it lasted more than 4 years. The first world war was a war like no other before. और इससे पहले ऐसा कोई युद्ध नहीं देखा गया था। The fighting involved the world's leading industrial nations. इसमें वर्ल्ड के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस थे, which now harnessed the vast power of modern industry to inflict the greatest possible destruction on their enemy. और अब इनके पास मॉडर्न इंडस्ट्रीज वाली पावर भी थी, ठीक है, क्योंकि औद्योगिकरण हो रहा था, इंडस्ट्रीज बन रही थी, तो पावर्स भी थी, और इससे क्या करना चाहते थे, एक दूसरे को जो है मार गिराना चाहते थे। दिस वॉर दस द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, इसीलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है, फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर।
इट सो द यूज ऑफ, इसमें किस किस चीज का यूज होता है, मशीन गन का, टैंक्स का, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन एक्सेट्रा ऑन अ मैसिव स्केल, ठीक है, एक बड़े स्तर पर, जो कि अब से पहले नहीं हुआ था, उस टाइम से पहले नहीं हुआ था. दीज वर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एंड टू फाइट द वॉर मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैड टू रिक्रूटेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड मूव टू द फ्रंट लाइन्स ऑन लार्ज शिप एंड ट्रेन्स. और इससे क्या होता था कि दुनिया भर में से जो है सोल्जर्स को वहां पर लाया जाता था, और फिर उनको जो है युद्ध जो स्थल होता है बिल्कुल सामने उनको भेजा जाता था उस पर, और उनको ट्रेन्स में और शिप्स में लेके आया जाता था. और अब अगर आप बात करें कि उसमें डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की, तो ये देख लीजिए, करीब 90 लाख लोग, 9 मिलियन डेड, 90 लाख लोग जो है डेड हुए, एंड 20 मिलियन इंजर्ड, 2 करोड़ जो लोग हैं वो इंजर्ड हो गए. एंड इट वॉज अनथिंकेबल बिफोर द इंडस्ट्रियल एज विदाउट द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म्स. और अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल आर्म्स के बिना तो इस तरह से ये चीज जो है बिल्कुल नहीं देखी जा सकती थी, इतने बड़े स्तर पर लोगों का घायल होना, उनकी डेथ. मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड वर मैन ऑफ वर्किंग एज, और जो घायल हुए थे और जो आपके जो है जिनकी डेथ हो गई थी वो सारे क्या थे, मैन ऑफ वर्किंग एज के थे. तो इससे फिर क्या हुआ, दीज डेथ एंड इंजरीज रिड्यूस द एबल बॉडीड वर्कफोर्स इन यूरोप. इससे जो है अब जो है वहाँ के जो वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई, तो वहां पर जो पॉपुलेशन बची है वो क्या बची है, या तो वुमेन बची है, या बूढ़े लोग बचे हैं, या बिल्कुल बच्चे हैं. So, with fewer numbers within the family, household incomes declined after the war. और जो है इनकम जो है, हाउस होल्ड इनकम जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गई. ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर रिकंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस वार रिलेटेड गुड्स. और अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो जब वॉर चल रहा था तो सारी की सारी इंडस्ट्रीज भी इसी तरीके के जो वॉर रिलेटेड गुड्स थे उसी को बना रही थी. एंटायर सोसाइटीज वर ऑल्सो रीऑर्गेनाइज्ड फॉर वॉर एज मेन वेंट टू बैटल. अब मेन तो जो है युद्ध के लिए चले गए, तो वुमेन को स्टेप इन करना पड़ा उन जॉब्स के लिए जो पहले सिर्फ मेन ही करते थे और उन्हीं से एक्सपेक्ट की जाती थी. तो अब वुमेन ने स्टेप इन किया. तो इस तरह से सोसाइटी में भी चेंज आ रहे हैं, पॉलिटिकली भी चेंज हो रहा है, इकोनॉमिकली तो हो ही रहा है चेंज. तो ये जो है चेंज होता जा रहा था. इससे और क्या हुआ, द वार लेड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर विच वर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर देम. और अब क्या था, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक पावर्स हुआ करते थे, जो कंट्रीज थी, अब वो आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं, उनका लिंक जो है अब बिल्कुल खत्म हो गया, एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठे हैं. सो ब्रिटेन बोरो लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम यूएस बैंक एज वेल एज द यूएस पब्लिक. और अब ब्रिटेन ने क्या किया, यूएस की जो पब्लिक है, यूएस की जो आपकी बैंक है, वहां से जो है कर्ज लेना शुरू कर दिया. एंड thus the war transformed the US from being an international debtor to an international क्रेडिटर. और अब हमें क्या देखने को मिला है कि इस युद्ध से यूएस को जो है किस चीज का दर्जा मिल गया, एक इंटरनेशनल डेब्टर की जो है अंतरराष्ट्रीय कर्जदार जिसको बोल सकते हैं, टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर. अब ये सबको कर्ज देने वाला बन गया. In other words, at the war's end, the US and its citizens owned more overseas assets than foreign government and citizens owned in the US. अब वहाँ के जो आपके US के और सिटीजन्स थे, उन सबको जो है सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को हुआ, अगर हम और किसी की बात करें तो. ठीक है, तो यूएस जो है, अब हम बोल सकते हैं कि यूएस जो है अब पावर में आने लगा. यूएस का जो है ये एक स्टार्ट हो गया सुपर पावर बनने का, एक वे जो है स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब ये बन गया था क्रेडिटर. खूब पैसा दिया इसने ब्रिटेन को. पोस्ट वॉर रिकवरी, अब वॉर के बाद जो रिकवरी हुई वो किस तरह से हुई, दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट. अब जो है ब्रिटेन जो है वो लीडिंग इकोनॉमी हुआ करता था वर्ल्ड में, लीडिंग इकोनॉमी. अब जो है ये, तो इसने तो यूएस से कर्जा ले लिया. अब
क्या कर सकता है। अब जो इंडस्ट्रीज है जो जापान में और इंडिया में आ रही है तो उससे भी अब ये कॉम्पीट कैसे करेगा। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिकैप्चर इट्स अर्लियर पोजीशन ऑफ अ डोमिनेंस इन इंडियन मार्केट एंड टू कम्पीट विद जापान इंटरनेशनली। अब वो इंडियन मार्केट में भी नहीं उतर सकता है क्योंकि वहां पर भी अपना काम होना शुरू हो गया है, और अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो जापान इंप्रूव कर रहा था, तो जापान से भी उसकी हिम्मत नहीं थी अभी फिलहाल इंटरनेशनली कम्पीट करने की। देन moreover to finance war expenditures Britain had borrowed liberally from the US, और उसने जम के कर्जा लिया यूएस से। This meant that at the end of the war Britain was huge burdened with huge external debts। ठीक है, तो उसके पास बहुत ज्यादा जो है विदेशी कर्जा आ चुका था। The war had led to an economic boom, उससे इकोनॉमिक बूम भी हुआ वॉर से। That is to a large increase in demand। और क्या क्या चीजों का, जब वॉर चल रहा है, अब कोई वॉर चल रहा है 4 साल तक, अब उसी के रिलेटेड गुड्स भी बन रहे हैं, तो क्या क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, जिसमें चाहे फूड ग्रेन्स हो, आपके वॉर रिलेटेड चीजें हो, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन में भी तो लोग चाहिए ना प्रोडक्शन करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अब सडनली 4 साल तक खूब मजे मारे इन्होंने। अब 4 साल बाद जब ये डिमांड कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो सो अब क्या हुआ कि उस टाइम पर डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट तीनों बढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वॉर बूम खत्म हुआ अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो गया, और इस टाइम पर जो है अब बुरा हाल जो है हो गया। अब जो है गवर्नमेंट ने भी अपना जो वॉर एक्सपेंडिचर था वो कम कर लिया, और उन्होंने कहा कि जो पीस टाइम हमने जो शांतिकालीन के लिए रेवेन्यू लिए हुए उसी से अब चलता रहे जो है अभी। These developments led to huge job loss, और इससे क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट गया, और 5 में से 1 आदमी को जो है काम से निकाल दिया गया। अगर हम ब्रिटिश वर्कर्स की बात करें तो इन 1921 1 in every 5 ब्रिटिश वर्कर्स was out of work। Indeed, anxiety and uncertainty about work became an enduring part of the post-war scenario। तो इस तरह की जो बातें थी वो अब वहां पर स्टार्ट हो गई। Many agricultural economies were also in crisis। Consider the case of wheat producers। तो wheat producers का भी यही हाल था पहले। अब अगर हम बात करें कि जब सप्लाई जो है डिस्टर्ब हो गई, तो आपका जो यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप, जहां पर सबसे ज्यादा इस चीज को सप्लायर माना जाता था वीट का, अब उसको किस किस से, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है, तो वो क्या करेगा। तो जैसे ही ये वॉर जो है खत्म होता है तो यूरोप में जो है प्रोडक्शन फिर से बढ़ता है, तो अब क्या होगा, अब लोग तो क्यों खरीदेंगे, तो प्राइस जो है वो गिर गए। जब ग्रेन्स ज्यादा हो गए, प्राइस गिर गए, रूरल इनकम डिक्लाइन हो गई, तो फार्मर्स जो है वो भी जो है कर्जे में चले गए। तो ये हाल हुआ इकोनॉमी का आपके वर्ल्ड वॉर के बाद। अगर की रिकवरी की बात करें तो इस तरह से बिखर गया था। राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। और अब इस पार्ट का आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो अब कर लेते हैं, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब जो है मास प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और उसका उपभोग, कंजम्पशन, वो कैसे। अब जो है यूएस लास्ट में आया था युद्ध में, तो यूएस जो है रिकवरी जो है यूएस की बहुत क्विकर थी। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वॉर हेल्प बूस्ट द यूएस इकोनॉमी। हमने पहले ही देख लिया कि यूएस को सबसे ज्यादा, यूएस की इकोनॉमी को अगर सबसे ज्यादा, किसी को अगर सबसे ज्यादा फायदा हुआ है युद्ध से, तो वो हुआ है यूएस की इकोनॉमी को, यूएस की अर्थव्यवस्था को। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल इन द इयर्स आफ्टर द वॉर, द यूएस इकोनॉमी resumed its strong growth in early 1920s। तो 20 के दशक में जो है हम बात करें तो यूएस इकोनॉमी फिर से अपना जो है पटरी पर आ गई। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, मास प्रोडक्शन, बृहत जो है आपका प्रोडक्शन वहां पर हो रहा था। कैसे हो रहा था वो देख लेते हैं। अब एक बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है कि कैसे वहां पर स्टार्ट होता है। उसमें अब नाम आता है एक इंसान का, जो जिनका नाम है जो कार मैन्युफैक्चर करते थे, और उनका नाम है हेनरी फोर्ड।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी असेंबली लाइन को अडेप्ट कर लिया शिकागो के स्लॉटर हाउस, जो बूचर खाने होते हैं, जिसमें जो बूचर्स होते हैं वो जानवर को लाते हैं, उनको काट दिया जाता है और एक लाइन बनी होती है अपना, वहां पर वो काट के जैसे ही एनिमल जाएगा तो दूसरी तरफ खड़े रहते हैं वो लोग जिनको खरीदना है, तो वो अपना अपना पीस उठाते हैं और चले जाते हैं। तो उसने ये कार प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट कर दिया। उसने देखा, he realized that the assembly line method, कि इस तरह की assembly line का जो मेथड है would allow a faster and cheaper way of producing vehicles। वो कैसे? The assembly line forced workers to repeat a single task mechanically, कि आपका जो एक वर्कर है वो एक ही तरह के काम को बार बार करेगा। सपोज करो किसी को एक पुर्जा ही डालना है उसमें, तो बस वो वही डाल रहा है, अब वो उसका वही काम है, वो काम कर रहा है। एंड कंटिन्यूअसली सच एज fitting a particular part to the car at a pace dictated by the conveyor belt। जैसे कि वहां पर कन्वेयर बेल्ट होती थी, उसके उधर वो लोग खड़े होते थे, तो उसने सेम वही चीज अपनाई। उससे अब क्या हुआ कि इसमें ना तो वो ब्रेक ले सकता है, ना वो अपने दोस्त से भी बात कर सकता है जो उसका वहीं पे वर्कमेट है। तो इससे क्या हुआ, As a result, Henry Ford's car came off the assembly line at the 3 minutes interval। हर 3 मिनट में एक नई कार बन जाती थी, हर 3 मिनट में। अब सोच सकते हो आप, 3 मिनट लगते थे एक कार को बनने के लिए, 3 मिनट्स न्यू कार। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। तो ये जो द टी मॉडल फोर्ड वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड कार। तो ये जो टी मॉडल फोर्ड है, ये पहली मास प्रोड्यूस्ड कार थी पूरे विश्व की। तो अब धीरे धीरे ये चीज जो है अब और जगह पर भी जानी शुरू हुई। एट फर्स्ट वर्कर्स एट द फोर्ड फैक्ट्री वर अनेबल टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग ऑन असेंबली लाइंस इन विच दे कुड नॉट कंट्रोल द पेस ऑफ वर्क। अब वो पहले इतना जल्दी काम करेंगे, उनको बिल्कुल ब्रेक ही नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को लगा कि भाई ये तो हमें बिल्कुल थकाने वाला प्रोसेस है। तो कुछ लोगों ने जो है छोड़ दिया, दे क्विट इन लार्ज नंबर्स। अब इसके बाद क्या किया हेनरी फोर्ड ने, उसने जो है डेली वेज जो है $5 बढ़ा दिया 1914 जनवरी में। $5 जो है उसने बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, अब लोगों ने फिर से इसमें काम करना शुरू कर दिया और उसने ट्रेड यूनियन भी बैन कर दिए। हेनरी फोर्ड रिकवर्ड द हाई वेज बाय रिपीटेडली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन लाइन एंड फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क एवर हार्डर। ठीक है, तो अब जो है उसने पैसे बढ़ा दिए, अब वर्कर्स फिर से आने लग गए। और उसने अपने एक बार बोला भी था कि जो इसने बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन जो है उसकी लाइफ का जो है सबसे अच्छा डिसीजन है अभी तक का। Fordist industrial practices soon spread in US, और ये पूरे यूएस में धीरे धीरे फैल गई। They were also widely copied in Europe in 1920s। यूरोप में भी इसको कॉपी किया जाने लगा। और इससे क्या हुआ, जब मास प्रोडक्शन हो रहा है पूरा अच्छे तरीके से, तो इससे जो इंजीनियर्ड गुड थे आपके, इनका जो है प्राइस कम हो गया। अब जब सप्लाई ज्यादा है, अभी भी बताया, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो रेट कम हो ही जाएगा। जब डिमांड भी उसकी ज्यादा है, सप्लाई भी उसकी ज्यादा है, तो रेट उसका जो है कम हो गया। थैंक्स टू हायर वेजेस, और जो है वेज जो है अच्छी मिल रही है, सैलरी अच्छी मिल रही है। वर्कर्स कुड नाउ एफर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज कार, और अब वर्कर्स भी कार खरीद सकते हैं। कार प्रोडक्शन इन यूएस रोज फ्रॉम 2 मिलियन इन 1919। 1919 में 2 मिलियन है, 1919 में, और यही जो है 1929 में बढ़कर हो गया आपका 5 मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन। Similarly, there was a spurt in purchasing of refrigerators। अब ये नहीं कि सिर्फ यही इंजीनियर गुड्स, अब आपके रेफ्रिजरेटर्स हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, रेडियोस हो गए, इन सब चीजों को जो है खरीदे जाने लगा। और किस पर, सिस्टम ऑफ हायर परचेज, कि आपको वीकली इंस्टॉलमेंट में, मंथली इंस्टॉलमेंट में आप खरीद सकते हो। सो जो है डिमांड भी जो है इन सब चीजों से बढ़ जाती थी। और अब आपने जो है देखा कि धीरे धीरे जो है लोन्स के थ्रू लोगों ने इन सब चीजों को खरीदना शुरू कर दिया। आपके उसमें चाहे वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर्स हो, आपके हाउस कंस्ट्रक्शन हो, होम ओनरशिप हो। जब अलग अलग घर भी बन रहे हैं तो धीरे धीरे जो है इंजीनियर गुड्स की, या जो आपके आप कह सकते हो जो ये गुड्स बन रहे थे जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हो गया, ये सब भी जो है बढ़ना शुरू हो गया।
द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम क्रिएटेड द बेसिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन यूएस, और इससे प्रॉस्पेरिटी तो यूएस में आ ही रही थी, लार्ज इन्वेस्टमेंट हो रही थी हाउसिंग में, हाउस होल्ड गुड्स में, तो इससे एक नया हायर एम्प्लॉयमेंट और हायर इनकम का जो है माहौल वहां पर बन गया, एक साइकिल बन गई। इससे कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ती थी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही थी, और एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी बढ़ रही थी। सो अगर हम 1923 की बात करें तो यूएस रेज्यूम्ड एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और बिकम द लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर, और अब यूएस ने पैसे बांटने शुरू कर दिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और वो बन के बैठ गया सबसे ज्यादा मनी लेंडिंग करने के लिए। यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स आल्सो बूस्टेड यूरोपियन रिकवरी, और इससे जो है यूरोपियन जो लोग थे, यूरोपियन जो गवर्नमेंट वहां पर थी, उनको भी रिकवरी करने में हेल्प मिली, और उससे जो है वर्ल्ड ट्रेड और ग्रोथ जो है 6 सालों के लिए काफी ज्यादा हो गई। ऑल दिस हाउएवर प्रूव टू गुड टू लास्ट, और ये ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। बाय 1929 द वर्ल्ड would be plunged into a depression such as it had never experienced before, और 1929 तक की अगर हम बात करें तो इस तरह का दौर आया जो इससे पहले कभी नहीं आया था। तो यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, तो इस पार्ट में सब अच्छा पढ़ लिया है, और जो अब ग्रेट डिप्रेशन महामंदी की बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आई थिंक कि आपको जो आज का टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।